अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 8 को स्टडी किया था दैट वाज रूट लोकस ना, कि हम गेन को वेरी करने से रूट लोकस को ड्रॉ कर रहे थे और उसके अंदर चीज़ें जो थे वो देख रहे थे। तो अभी जो है वो है डिज़ाइन वाया रूट लोकस, यानी कि रूट लोकस के थ्रू आप कोई भी जो सिस्टम है उसको सर्टन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली, सर्टन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सीपी के अंदर आपको दो सब सिस्टम्स दिए हुए थे और दोनों के बारे में कहा हुआ था कि ट्रांजिएंट रिस्पांस की कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको बताई हुई थी, ट्रांजिएंट, पीक, राइज, सेटलिंग और मे बी बीच में स्टेडी स्टेट एरर के रिस्पेक्ट से स्पेसिफिकेशंस होंगी। तो इन स्पेसिफिकेशंस को मीट करना, और कोई भी जो सब सिस्टम है या कोई भी जो सिस्टम है वो हमारे पास पहले से मौजूद होता है। अब हमारे ऊपर है कि हम कौन सा कंट्रोलर यूज़ करें, कौन सा कंपनसेटरी यूज़ करें। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू यूज़ एनीथिंग उसको हम कहते हैं अनकम्पनसेटेड सिस्टम, यानी कि उसको किसी तरह से हमने कंपनसेट नहीं किया, दैट इज़ अनकम्पनसेटेड सिस्टम, जो कि आपका ओरिजिनल सिस्टम या सब सिस्टम होता है। ठीक है, और जब आप उस सिस्टम को एनालाइज करते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं तो वो डेफिनेट सी बात है, लाजमी नहीं है कि डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस पर पूरा उतरी हो। तो फिर आप कोई ना कोई चीज़ जो है वो बीच में यूज़ करते हैं कंपनसेटर के तौर पर। मिसाल के तौर पर पीआईडी के ऊपर को थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हो चुकी, तो वो आप लेट से यूज़ कर लेते हैं और आप अपनी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने की कोशिश करते हैं। और अगर वो नहीं मीट होती तो फिर दोबारा से हम अपने कंट्रोलर के पैरामीटर्स को देखते हैं कि उनकी वैल्यूज़ को क्या रखा जाए कि हमारे पास एक प्रॉपर रिजल्ट आ सके। जैसे पीआईडी को अगर कोई मैटलैब में यूज़ कर रहा है तो के पी के आई के डी की वैल्यूज़ वगैरह होती, और अगर कुछ सिंपल इंटीग्रल यूज़ कर रहा है, पी आई यानी कि है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल यूज़ कर रहा है, तो डिपेंड करता है कि आपने जो पोल है वो कहाँ पे रखा हुआ, ओरिजिन पे है, ओरिजिन के करीब तर है। अब ये भी हो सकता है कि आप एक पोल बीच में इजाफी ऐड करने चाह रहे हैं कि आप कोई ख़ास उससे काम ले सकें, लेकिन ये ख़राबी भी पैदा कर सकता है, क्योंकि जब आपने एक पोल इजाफी ऐड किया है तो होना तो ये चाहिए कि ऊपर एक ज़ीरो भी हो, ताकि अगर पोल से कोई काम लेना है तो काम भी ले लें और ज़ीरो और पोल एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करें। अदरवाइज़ मैथ की सेंस में, रूट लोकस की सेंस में आपको पता है कि जब आप एक इजाफी पॉइंट ऐड करेंगे तो वो चीज़ों को ख़राब करेगा। किस सेंस में? मिसाल के तौर पर कि आपके पास पहले कोई पॉइंट है पी, पी लेट से कोई पॉइंट है, वो रूट लोकस के ऊपर आ रहा है। जब आप बीच में कोई एक और पोल ऐड करेंगे तो फिर हो सकता है कि वो पॉइंट डिफरेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने साल के तौर पर, ये आपके सामने एक पिक्चर है, ठीक है, अगर फिगर ए में देखें, इसका एग्जैक्ट कैप्शन देख लें, फिगर 9.3 है, उसमें हम ए ए जो फिगर है उसको डिस्कस करें कि हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्रेरी हम उस सिस्टम को कंसिडर करें, उसका एक पोल ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। तो हमने देखा कि ए जो पॉइंट है वो रूट लोकस के ऊपर आ रहा है, और ए पॉइंट के ऊपर अगर आपने मैग्नीट्यूड्स या एंगल्स को फाइंड आउट करना हो या ये देखना हो कि ये पॉइंट रूट लोकस पर है या नहीं है, तो उसके लिए जो आप काम करते हैं वो ये है कि मैग्नीट्यूड को आप देख लें कि वो क्या, लेट से ये ए पॉइंट है। तो अगर आपने देखना है कि ये ए पॉइंट वाकई रूट लोकस के ऊपर है या नहीं है, जो कि अभी नज़र आ रहा है कि है, तो आप देख लेते हैं कि जो एंगल्स हैं ज़ीरोज़ और पोल्स के, उनकी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं आप कि एंगल्स ज़ीरोज़ और पोल्स के जो हैं वो आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स जो कि आपको दिया हुआ है कि ज़ीरोज़ को कैसे डील करना है, पोल्स को कैसे डील करना है, वो ऑड मल्टीपल ऑफ 180 होना चाहिए। तो एक कंट्रीब्यूशन, ये एक लेंथ है, एक इस पोल की लेंथ है, एक इस पोल की लेंथ है। तो इसके आर थीटा के थ्रू, जैसे आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर स्टार्टिंग में कुछ एक दो एग्जांपल्स की थी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि जो एंगल है वो 180 का मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 बनता है या नहीं बनता। तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई ही ये पॉइंट रूट लोकस के ऊपर है या नहीं है। खैर फ़िलहाल तो हमें नज़र आ रहा है। और अगर आपने ये फाइंड आउट करना हो कि इस पॉइंट के ऊपर, ये रूट लोकस के ऊपर है तो है, इस पॉइंट के ऊपर गेन क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर अगर लेट से आप ये फाइंड आउट करें कि इस पॉइंट के ऊपर आपके पास गेन क्या है, तो वो गेन का भी जो फॉर्मूला है
वो आपको चैप्टर नंबर 8 के ऊपर दिया गया है कि आपके पास जो पोल्स की लेंथ होती हैं उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो ज़ीरोज़ की लेंथ्स हैं उनका प्रोडक्ट। अब ये ज़ीरोज़ की लेंथ्स क्या होती है, ये पॉइंट ए से जो भी पोल का फासला, इस पोल का जो फासला है पॉइंट ए से वो एक लेंथ है, इस पोल का जो फासला होता है, इस पोल का जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से, इसको आप लेंथ कहते हैं। और अगर इधर एक ज़ीरो आ जाए तो उसका भी पॉइंट ए से जो फासला होगा इसको आप कह रहे होते हैं कि पोल की लेंथ या ज़ीरो की लेंथ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो उससे खैर आपको गेन भी पता चल जाता है कि उस पॉइंट पे एग्जैक्टली गेन कितना है। अच्छा खैर, अब आपने मिसाल के तौर पे काम किया, आपने एक कंपनसेटर लगाया जो कि 1/s की फॉर्म में लिखा हो। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये 1/s जो है इसको अगर देखें तो इसका मतलब होता है कि पोल एट ओरिजिन, क्योंकि जो s के रूट्स निकले आपके पास, s की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, और डिनोमिनेटर के अंदर जो चीज़ पड़ी होती है उसको आप क्या कहते हैं, वो पोल्स होते हैं, और डिनोमिनेटर के अंदर ज़ीरो पड़ी होती है। तो ये s जो है वो ज़ीरो पे पड़ी हुई है, ओरिजिन पे पड़ा हुआ, पोल एट ओरिजिन। बेसिकली ये देखने में मुझे इंटीग्रेटर लग रहा है, खैर वो तो आगे देखते हैं कि क्या इसका इफेक्ट होता है। बेसिकली अभी उसने जस्ट उसका नाम एक कंपनसेटर लिखा हुआ, ठीक है, हमने भी पढ़ा नहीं है तो हमें ऐसे फील हो रहा है कि कोई कंपनसेट करने के लिए कोई चीज़ है। तो जब उसने अभी 1/s जो है जब उसने एडअप किया जी ऑफ एस के साथ, डेफिनेट सी बात है इसने मल्टीप्लाई होना है। तो ये पोल कहाँ पे आ रहा होगा, ये इसको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ये देखें ये पोल जो है ना वो ये ओरिजिन पे आ रहा है। ये पोल कहाँ पे है, ओरिजिन पे आ चुके हैं। सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ये एक इजाफी पोल है जो कि कंपनसेटर की वजह से है। बाकी वही पोल्स हैं जो कि पहले भी आपको पिक्चर ए में नज़र आ रहे थे। अब आपका क्या ख्याल है, ये देखें अब ये जो पॉइंट ए है वो कुछ और था, यहाँ पर पॉइंट ए कुछ और है, क्योंकि अब पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन कुछ और बन रही है, रूट लोकस कुछ और बन रहा है। अब ये इन दो पोल्स के दरमियान से जुदा हो रहा है और इन दो पोल्स के दरमियान से जुदा हो रहा है। इट फील्स लाइक कि ये जो पॉइंट ए है वो तो रूट लोकस के ऊपर है ही नहीं। तो यहाँ से एक बात ये जहन में आई कि अगर लेट से आप कंपनसेशन के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कोई भी जो कंपनसेशन के लिए आप कोई काम करना चाह रहे हैं, तो वो आपके पास रूट लोकस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको या जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस हैं उसको मीट करे। ये नहीं है कि आपको एक कंपोनेंट को एडजस्ट करें और दूसरा कोई कंपोनेंट ख़राब हो रहा है, ठीक है, इस सेंस में। तो पहले के अंदर उसने बताया कि आपके पास सम ऑफ द एंगल्स 120 थे, अभी वो 120 नहीं है। खैर हमें नज़र भी आ रहा है कि ए जो है ना वो रूट लोकस पे नहीं है, क्योंकि रूट लोकस किस तरह से बन रहा है, रूट लोकस जो बन रहा है वो ये बन रहा है, ये रूट लोकस है और ये रूट लोकस है, ये ए जो है यहाँ पर तो मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने ये भी जहन में रखनी है कि हमको कोई ऐसा काम करना है जो कि पॉइंट भी रूट लोकस के ऊपर रहे। ये नहीं है कि आप कंपनसेशन के लिए कोई चीज़ ऐड करें और पॉइंट ही वो रूट लोकस से बाहर चलाए। तो अभी एक चीज़ अगर आप देखें, ये जो कंपनसेटर इसको अगर आप देखें तो इसमें उसने एक ज़ीरो भी ऐड की हुई है। ये देखें न्यूमिनेटर के अंदर ज़ीरो है और ये पोल एट ओरिजिन है, यानी कि पोल्स भी हैं और ज़ीरोज़ भी हैं। तो ये बेसिकली अगर आप देखें, अगर ये पोल और ज़ीरो एक दूसरे के करीब करीब हो, मिसाल के तौर पे ऊपर मैग्नीट्यूड आ रही है 3 ज़ीरो की वजह से और मिसाल के तौर पे नीचे भी मैग्नीट्यूड आ रही है 3, ये तीन तीन एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे। और अगर कोई पोल ख़ास एंगल बना रहा है और ज़ीरो भी कोई ख़ास एंगल बना रहा है, तो जब आप एंगल्स को एक दूसरे से माइनस करेंगे, ज़ीरो और पोल के एंगल को माइनस करेंगे, तो वो एंगल भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब है कि अगर आप ऊपर कोई ज़ीरो रख लेते हैं तो फिर जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस है वो मीट होती हुई आपको नज़र आ रही, क्योंकि जो पोल ने ख़राबी पैदा की थी, जो डिस्टर्बेंस पैदा की थी, जो 180 के और मल्टीपल ऑफ 180 को जो एंगल को ख़राब किया था या जो मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब किया था, वो अगर पोल ने डिस्टर्ब किया है, नो डाउट कि इस पोल के हमें कुछ बेनिफिट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो ज़ीरो ने उस चीज़ को जो है वो ओवरकम किया। तो ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमारे पास मेंशन है कि अगर आपने एंगल फाइंड आउट करना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, और अगर आप जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो उसका क्या फॉर्मूला है। ये एग्जांपल 8.1 में भी हो, आगे भी एग्जांपल्स हैं उसमें भी आपने किया हुआ। तो मैं बार बार साथ में आपको पहले भी कहा हुआ है कि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि वैसे रिकॉर्डिंग सुन लेना या लेक्चर में आ जाना और जो चीज़ें प्रीवियस लेक्चर से रिलेट करती हैं उसकी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो चीज़ें थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी। तो जो, क्योंकि जब आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तब भी आप जो गेन के या फाइंड आउट कर रहे हैं या वैसे जो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं
उसमें आप पोल और जीरोस की जो लेंथ है इनको आपस में डिवाइड कर रहे थे। तो अगर पोल कोई लेंथ बना रहा है तो जीरो भी वही बना रहा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के करीब करीब पड़े हुए तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और जब एंगल के सेंस में आप लेते हैं, एंगल्स भी जब दोनों एक दूसरे से माइनस होंगे तो वो भी एक दूसरे को जो है वो कैंसिल आउट कर देंगे। और एंगल के सेंस में आप जो ज़ीरोज़ के एंगल होते हैं उसको माइनस कर देते हैं पोल्स के एंगल से। तो अगर ये ज़ीरो, कोई भी जो ज़ीरो है, अगर ये कोई ख़ास एंगल बना रही है और ये पोल कोई ख़ास एंगल बना रहा है तो मैग्नीट्यूड में जब डिवाइड करेंगे वो 1 हो जाएगा, वो भी फील हो रहा है कि कैंसिल हो गया। और जब एंगल की सेंस में एंगल ऑफ द ज़ीरोज़ जब आप लेंगे और उसके साथ माइनस एंगल ऑफ द पोल्स जब आप करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी एक दूसरे को उन्होंने कैंसिल आउट कर देना। तो ये एक रीज़नेबल वे हमें फील हुआ है थ्रू प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के ये बात ठीक है जो लिखी हुई है। खैर अभी लिखी तो मैंने नहीं पढ़ी, मैंने वैसे ही आपको उसके बेस के ऊपर सारा कुछ बता दिया। ये यहाँ पे करने की कोशिश की कि मिसाल के तौर पे अगर कोई पोल एट ओरिजिन था तो उसने फिर एक करीब करीब उसके ज़ीरो ले ली, जो कि इसको जी सी कह रहे हैं और पी सी, यानी कि ज़ीरो कंपनसेटेड और पोल कंपनसेटेड। तो अब ये जो पॉइंट है, नो डाउट कि आपने ज़ीरो भी ऐड किया और पोल भी ऐड किया और पॉइंट अभी भी रूट लोकस के ऊपर है, यानी कि जो आपने अपनी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस के लिए कंपनसेटर को ऐड किया है उसने इस पॉइंट को फर्दर जो है वो डिस्टर्ब नहीं किया, पॉइंट अभी भी रूट लोकस के ऊपर लाई कर रहा है। तो पिक्चर ए में अनकम्पनसेटेड सिस्टम था, पिक्चर बी में हमने इंटीग्रल लाने की कोशिश की और थोड़ी बहुत हमें जो चीज़ें हैं वो कुछ डिस्टर्बेंसेस नज़र आई कि प्रॉपर्टीज़ कुछ ठीक नहीं है। फिर हमने एक पिक्चर सी फर्दर कंपनसेटर के अंदर कुछ और चेंजेस की, तो अब हमें महसूस हो रहा है कि चीज़ें कुछ बेहतर है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये क्यों बेसिकली कर रहे हैं, ये हमने क्यों पोल बीच में ऐड किया। तो ये हमने स्टेडी स्टेट जो एरर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, जो स्टेडी स्टेट एरर्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या उसको कहते हैं, इंटीग्रल। उसको अभी ज़रा डिस्कस भी कर लेते हैं। मैं चैप्टर नंबर 7 का भी कुछ आपको रेफरेंस देता हूँ। पहले ये थोड़ा सा देख ले कि कंपनसेटर दैट यूज्ड प्योर इंटीग्रेशन फॉर इम्प्रूविंग स्टेडी स्टेट एरर्स और प्योर डिफरेंशिएटर फॉर इम्प्रूविंग स्टेडी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आर डिफाइंड एज आइडियल कंपनसेटर्स। क्योंकि आइडियली जिसके अंदर आप प्योर कोई डिफरेंशिएटर यूज़ करें या इंटीग्रल यूज, अब आइडियली क्या होता है, 1/s ये एक आइडियल चीज़ है, ये ओरिजिन पे पड़ा। अगर मैं कहता हूँ 1/s+1, तो ये लग तो इंटीग्रल ही रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर एक एस आई हुई है, एक इंटीग्रेशन आया हुआ, लेकिन ये प्योरली ओरिजिन पे नहीं है। 1/s+1 का मतलब है कि मेरा पोल -1 पे पड़ा हो। तो ये जो वर्डिंग है, इस वजह से वो चीज़ जो है उसके साथ वर्ड आइडियल कंपनसेटर का नहीं आएगा, रहेगा वो कंपनसेटर ही। अच्छा, इस थ्योरी को थोड़ा सा एक इन अ वेरी क्विक वे स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कन्वेंशंस हैं, जो नेम्स हैं, उनके साथ इसने यूज़ होना है, तो थोड़ी सी हमारी हेल्प आउट करेगा। इनको आपने आइडियल कंपनसेटर कह दिया क्योंकि डेफिनेट सी बात है इसका कोई ना कोई ख़ास पर्पज़ होगा, जैसे यहाँ पे डिस्कस किया है कि स्टेडी स्टेट एरर को इम्प्रूव करता है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे इम्प्रूव करता है अभी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में। सो एक चीज़ है, एक ऐसे फील हो रहा है कि एक लिमिटेशन है कि आइडियल जो कंपनसेटर मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विद एक्टिव नेटवर्क्स। अब एक्टिव नेटवर्क्स ये हैं कि जो आपको कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, और वो डेफिनेट सी बात है कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी ले भी रहे होते हैं, जैसे डायोड्स हैं, एम्पलीफायर्स हैं, ये एक्टिव के सेंस में आते हैं। तो ये एक्टिव कंपोनेंट के साथ यूज़ हो सकता है। कुछ पैसिव कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे आपके पास रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, जो कि चलने के लिए या वर्किंग के लिए एनर्जी ले तो नहीं रहे होते, लेकिन एनर्जी स्टोर या एनर्जी डेसिपेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसका डिस्कस यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडवांटेज क्या है इसका, कि सॉरी, एडवांटेज जो है इसका आइडियल कंपनसेटर का, वो आपके पास ये है कि स्टेडी स्टेट एरर को ज़ीरो कर देता है। इन्होंने कहा कि आइडियल जो कंपनसेटर है, यानी कि आइडियल कंपनसेटर से क्या मतलब है, 1/s पोल एट ओरिजिन। और नॉन आइडियल कंपनसेटर क्या होगा इंटीग्रेशन की सेंस में, कि एस जो है वो ओरिजिन पे ना हो, ओरिजिन के कहीं करीब पड़ा हो। तो इसका एक जो मेगा एडवांटेज है वो ये कि ये स्टेडी स्टेट एरर ज़ीरो कर देता है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टेडी स्टेट एरर को ज़ीरो कर देता है।
अच्छा, यही जो एक टेक्निक है कि जो आप एक्टिव एलिमेंट के साथ यूज़ कर रहे हैं, अगर ये इसी को आप पैसिव के साथ यूज़ कर लें, जो कि लेस एक्सपेंसिव है, डिस्कस किया हुआ है आगे, मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई जिसमें रजिस्टर हैं, कैपेसिटर वगैरह हैं, उनके साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो वे बेसिकली सर्किट की कॉन्फ़िगरेशंस कैसे बनती हैं, जो कि हमारा शायद उतना रोल नहीं, हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे कि अगर डिज़ाइन करना है तो कंपनसेटर कौन सा लगाएं, लीड लगा रहे हैं, लैग लगा रहे हैं, या उनसे फ़र्क क्या पड़ रहा है, इन चीज़ों में बेसिकली हम इंटरेस्टेड हैं। ओके जी, द फर्स्ट टेक्निक, अगर आप एक टेक्निक लगाते हैं आइडियल इंटीग्रल कंपनसेशन के लिए, विच यूजेस अ प्योर इंटीग्रेटर टू प्लेस एन ओपन लूप। आपने अभी देखा कि आप 1/s की सेंस में एक प्योर इंटीग्रल लगा देते कंपनसेशन के लिए, तो उसका मतलब क्या होगा कि पोल एट ओरिजिन है, दस इंक्रीजिंग द। अब इससे कर क्या आप रहे हैं, इससे सिस्टम की जो टाइप है ना उसको आप इंक्रीज करें। इसको बल्कि पहले ऐसा करते हैं कि चैप्टर नंबर 7 का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ही लेते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ डिफरेंट टाइप की इनपुट होती हैं, वो आपको आइडिया होगा कि हमने जो चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, अगर स्टेप इनपुट है या रैंप इनपुट है या पैराबोलिक है, क्योंकि उससे 1/s, 1/s स्केयर, 1/s क्यूब, ये इनपुट्स जो हैं वो चेंज होती हैं। वो इनपुट्स को हम क्या करते हैं कि एरर्स फाइंड आउट करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, ये कुछ चीज़ें जो हैं वो चैप्टर नंबर 7 की मैं इसके साथ रिलेट करने लगा हूँ, इसको मैं थोड़ा क्विक वे में बताऊँगा क्योंकि ये पहले हम कवर कर चुके हैं। ये आपको इक्वेशन 7.11 नज़र आ रही, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जैसे जैसे टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ई ऑफ इन्फिनिटी जो स्टेडी स्टेट एरर्स हैं, द टाइम अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, वो आपके पास क्या है, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0s इंटू आर ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस, ये हमने स्टडी किया। अब इसके अंदर आर ऑफ एस बता रहा है कि अगर आप इनपुट चेंज करेंगे तो एरर्स डिफरेंट हो सकता है, और अगर आप जी ऑफ एस को भी चेंज करेंगे फिर भी एरर डिफरेंट हो सकता है। अब जी ऑफ एस क्या होता है, ये ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन है जो कि फर्दर फीडबैक हो के हमें मिल रहा होता है, और आर ऑफ एस आपकी इनपुट है। एज अ रेफरेंस आपको भी बताया था कि स्टेप हो सकती है, पैराबोलिक है, रैंप है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि उनके डिफरेंट पर्पज है, खास मकसद की बेस पे कोई खास इनपुट यूज़ करे होते। अभी हम स्टेप के रिस्पेक्ट से थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर हमने ये भी, मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर इन्फिनिटी आ जाए, क्योंकि समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाता है, अगर हमने एरर्स को ज़ीरो करना है तो हम ये चाहते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर इन्फिनिटी बन जाए। ये भी हमारी अप्रोच होती। हम क्या कर रहे थे, 1/1 प्लस लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस। तो इसको जब हमने सॉल्व किया, हमने एक चीज़ देखी थी, ये मैं कॉन्सेप्ट लेके जाने लगा, पोल्स की जो सिस्टम की टाइप थी कि डिनोमिनेटर में कोई पोल आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके जी, एक सामने आपके न्यूमेरिकल आ रहा होगा, उसके अंदर ये फिगर 7.5, इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है जी ऑफ एस 120s प्लस 2/s प्लस 3s प्लस 4। इसको जब आपने स्टेडी स्टेट के फॉर्मूला में रखा तो आपके पास आंसर आ रहा था 5/21, यानी कि कोई फाइनाइट किस्म का एरर था। 5 को जब 21 से ऐड करेंगे आपके पास कोई ना कोई उसका कोई आंसर आ रहा होगा, 1/4 करके कोई ना कोई आंसर आपके पास आ रहा होगा, यानी कि इसके अंदर एरर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यही जो सिस्टम है इसके अंदर मुझे सारे देख के बताएं, क्या इसके अंदर कोई पोल एट ओरिजिन है? नो सर, नहीं है। नो सर, नहीं है। इसके नो अंदर सर। कोई भी पोल एट ओरिजिन नहीं है। मैं बाकी बच्चों के लिए भी चले बता देता हूँ। इसमें जो पोल पड़े हुए हैं, एक -3 पे पड़ा हुआ है, एक -4 पे, दो पोल पड़े हुए हैं, यानी कि -3 -4 पे दो पोल पड़े हैं, और एक -2 पे एक 0 पड़ी हुई। ठीक, अगर आप ये वाला सिस्टम देखें, इसके अंदर मुझे बताएं कि इसके अंदर पोल एट ओरिजिन कोई है? यस सर, यस सर, एक है। एस इज इक्वल टू 0। ये चीज़ नज़र आ गया होगा सबको। यस सर। अब हमने जब इसको सॉल्व किया
स्टेप इनपुट के साथ जब इसको हमने सॉल्व किया तो आपके पास स्टेडी स्टेट एरर क्या आ रहा है? 0। 0 आ गया। ये टेक्निकली मुझे वैसे ही पता था कि अगर आपने स्टेप इनपुट को यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास अगर एक पोल एट ओरिजिन है, यानी कि अगर सिस्टम की टाइप जो है उसके अंदर एक पोल अगर एट ओरिजिन आ रहा है, तो जब आपने एस अप्रोचेस टू 0 पुट करना है तो उसने नीचे आपको इन्फिनिटी दे देना है, ठीक है। और समथिंग ओवर Yes. इन्फिनिटी क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। ये टेक्निकली Zero. हमने डिस्कस किया था। अगर स्टेप इनपुट है तो एक पोल चाहिए था, अगर इसी को रैंप कर लें तो 2 पोल चाहिए होंगे, पैराबोलिक कर लें तो 3 पोल चाहिए होंगे, ऐसे ही है ना। और अगर मैं यहाँ पे पोल एट ओरिजिन नहीं करता तो मेरे पास कोई ना कोई फाइनाइट किस्म का एरर आ रहा था, यानी कि एरर तो था, वो कम ज़्यादा पे बहस हो सकती है। लेकिन अगर प्योरली मैंने एक पोल एट ओरिजिन कर दिया, और प्योरली पोल एट ओरिजिन कैसे होगा? आप 1/s से उसको मल्टीप्लाई करवा दें, और 1/s क्या है? ये बेसिकली कंपनसेटेड है बीच में, तो इसने एरर को क्या कर दिया? 0 एलिमिनेट कर दिया, 0 कर दिया सर, 0 0 कर दिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं जो अभी आ जाते साथ लेक्चर में बताई थी उनको ज़रा बताता हूँ कि अगर तो आपने देखा था फिगर ए के अंदर अनकम्पनसेटेड था, फिगर बी के अंदर, अब मैं वापस उस पर आ जाता हूँ कि अच्छा ये बेसिक पर्पस होगा जब हम इंटीग्रेटर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अब नहीं भूलना कि अच्छा इसमें एक और भी मैंने कंडीशन लगाई, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये स्टेप इनपुट के लिए ये है, स्टेप इनपुट अगर इनपुट हो तो कम से कम एक पोल एट ओरिजिन अगर आपको मिल जाए तो एरर 0 हो सकते हैं। अगर पैराबोलिक हो जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर रैंप इनपुट हो जाए तब भी आंसर चेंज होगा, फिर ज़्यादा पोल्स आपको चाहिए होंगे, क्योंकि चीज़ है ना, ठीक है सर। यूनिट स्टेप 1/s होता है, वो 1/s स्क्वायर है, वो 1/s क्यूब है, ठीक है जी। तो वापस में आए तो अच्छा पोल का मैंने नुकसान ये देखा कि पोल आपने ऐड किया तो पॉइंट ही रूट लोकस से बाहर निकल जाता है। जो भी फायदा डिस्कस करके आ रहे हैं उसका नुकसान भी है। इस लेक्चर में मैंने आते साथ आपको बताया था कि पॉइंट ए जो था वो रूट लोकस से बाहर चला गया था, ऐसे ही था। यस ये जो सर। पॉइंट था Yes, sir. ये भी, ये रूट लोकस से बाहर चला गया, हम डिस्कस कर। फिर हमने उसके लिए क्या किया कि हमने एक 0 ऐड कर दी ऊपर, यानी कि जो पोल का फ़ायदा था स्टेडी स्टेट एरर को 0 करने का वो भी हमने ले लिया, और जो उससे इश्यूज क्रिएट हो रहे थे उसको हमने 0 की सेंस में 0 के साथ उसको निगलेक्ट करने की कोशिश की। अच्छा अब अगेन थोड़ा सा थ्योरी को ज़रा देखते हैं कि इनके नाम किस तरह के लिखे। अच्छा तो जिस बात से मैं वापस लेके गया था, द फर्स्ट टेक्निक एज एन आइडियल कंपनसेशन, क्योंकि आप स्टेडी स्टेट एरर को 0 करना चाहते हैं। इन दिस सेक्शन वी डिस्कस 2 ways to improve the steady state errors of the feedback system। तो अभी एक हमने देखा कि आप प्योर इंटीग्रेटर यूज कर लें, अभी इस 7वें चैप्टर में लेके गया आपको। वन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिजाइन इज टू improve the steady state error without appreciably affecting the transient response। ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कोई ऐसी टेक्निक अप्लाई करनी है कि जिससे स्टेडी स्टेट एरर तो बेहतर है लेकिन ट्रांजिएंट जो रिस्पॉन्स है वो इफेक्ट ना हो, वो भी इफेक्ट ना हो। The first technique, ideal जो integral compensation है, which uses a pure integrator to place an open loop। ये अभी आपको 7वें चैप्टर में दिखा के लाया हूँ कि उसने जो 1/s की एक एडिशन कर दी थी वो आप ऐसे ही समझे जैसे उससे पहले 1/s का एक ब्लॉक मल्टीप्लाई हो गया सा, ठीक है। तो और ये बेसिकली क्या है, एंड दस इंक्रीजिंग द सिस्टम टाइप। ये सिस्टम की टाइप कैसे इंक्रीज की? आपने स्टैटिक जो केपी केवी वगैरह जो कांस्टेंट्स पढ़े थे, जो आर्टिकल 7.3 पढ़ा था, स्टैटिक जो एरर कांस्टेंट्स थे, उसके अंदर आपने देखा सिस्टम की टाइप 0 तो क्या होता है, सिस्टम की टाइप 1 हो तो क्या होता है, उसका मतलब बेसिकली होता है कि 0 पोल एट ओरिजिन, 1 पोल एट ओरिजिन, ठीक है। तो हमने सिस्टम की जो टाइप है उसको इंक्रीज किया एंड रिड्यूसिंग द एरर टू 0, हमारे पास एरर 0 आ गया। सेकेंड टेक्निक ये है कि डज नॉट यूज द प्योर इंटीग्रेशन। अब प्योर इंटीग्रेशन यूज करने का मतलब क्या है कि आप पोल को ओरिजिन पे ना लें, ओरिजिन के करीब ले लें, पोल को ओरिजिन पे ना लें, ओरिजिन के करीब ले लें। इसको भी ज़रा बाद में देखेंगे कि इसका क्या, इसको ये क्यों पैरेलल में टेक्निक पढ़नी शुरू कर दी। सो दिस कंपनसेशन टेक्निक जो है प्लेसेस द पोल नियर द ओरिजिन। टेक्निक बेसिकली वो है, थोड़ी सी उसमें तब्दीली लेके, एंड ऑल्दो इट डज नॉट ड्राइव द स्टेडी स्टेट एरर्स टू 0। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास एग्जैक्ट आंसर 0 नहीं आता। उसका इशू क्या होता है, क्योंकि जब आपने इसमें एग्जैक्ट आंसर 0 क्यों नहीं आता, क्योंकि जब आपने मिसाल के तौर पे 1/,
इसको ज़रा लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास 1/s को जब आप ज़ीरो करेंगे तो ये समथिंग ओवर इन्फिनिटी करके उसको सेंस हमने देखी थी कि ज़ीरो की तरफ लेके जा रहा था। जब आप ये वाली चीज़ बीच में कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे ये ज़ीरो के करीब पड़ा हुआ 0.1, तो इसमें ये s तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये एक नंबर बीच में रह जाता है 0.1 वाला। तो ये इसमें एग्जैक्ट आपके पास जो एरर्स हैं वो ज़ीरो नहीं होते, इसमें कोई फाइनाइट किस्म का एरर रह जाता है, यानी कि थोड़ा बहुत एरर इसके अंदर मौजूद होता है। और फिर हम ये हमारे ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम ये जो बीच में इसको ओरिजिन के करीब तक रख रहे हैं, तो इसको ये फिर ओरिजिन के वाकई करीब तक हो, क्योंकि जितना वे करेंगे उस सेंस में फिर चेंजेस ये अब हमने देखना है कि ये ओरिजिन के करीब पड़ा हो, उससे दूर पड़ा हो, क्या पड़ा हो, क्या होता है। क्योंकि हमने ये भी सीखा हुआ चौथे चैप्टर के अंदर कि जैसे जैसे आप पोल्स को, ये जो कंपनसेटर के पोल्स को अगर ओरिजिन के करीब रखेंगे तो उसके अंदर ट्रांजिएंट जो रिस्पॉन्स है, ख़ास करके जो चीज़ ओरिजिन के करीब होती है उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्लो होता है या फास्ट होता है? स्लो हो जाएगा सही। स्लो होता है। और जैसे जैसे वो ओरिजिन से दूर जाती जाती, जैसे जैसे ओरिजिन से वो अवे जाती जाती, उसका जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो फास्ट होता जाता है। फास्ट है। ठीक है, तो ये खैर इसमें कुछ हमें क्योंकि उसने एक बात की थी कि आपने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को ख़राब नहीं करना, बात समझ रहे? तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं कि किस चीज़ को कितना रखना है, क्या करना। अच्छा, ये उसने दूसरी टेक्निक आपको बता दिया कि ये जो स्टेडी स्टेट एरर है उसको ज़ीरो नहीं करता, ठीक है, ये उसके करीब तरह, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि ये जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है उसको बेहतर रखता है, यानी कि जहाँ पे हमें एरर एग्जैक्ट अगर ज़ीरो नहीं मिले लेकिन हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है वो बेहतर रहता है। सो वाइल द फर्स्ट टेक्निक रिड्यूसेस द स्टेडी स्टेट एरर टू ज़ीरो, प्योर इंटीग्रेटर प्योर ओरिजिन ज़ीरो कर दिया, ठीक है, एक्टिव नेटवर्क के साथ आपने उनको लगाना है। और सेकंड जो टेक्निक है वो एरर्स को तो दूर नहीं करती, लेकिन ये पैसिव के साथ लगते हैं जो कि लेस एक्सपेंसिव है। ये तो उसकी हमारे पास ये एक चीज़ है कि इनको लगाना किस कंपोनेंट के साथ यूज़ करना है, क्योंकि जब आपने सर्किट बनाना तो फिर वो आपको सारा काम करना पड़ता है, यानी कि एज एन हार्डवेयर। अब इनके नाम के ऊपर आ जाते हैं। द नेम एसोसिएटेड विद द कंपनसेटर्स। कंपनसेट का वैसे बेसिकली आपको मतलब सबको पता होना चाहिए कि कोई जो एग्जैक्ट चीज़ आ रही है वो नहीं आप लेके आ रहे, आप थोड़ा बहुत कंपनसेट कर रहे हैं। जैसे हम अक्सर शॉप वगैरह पे जाते हैं या आप किसी से कोई चीज़ करें, जैसे बारगेनिंग हम करते हैं, तो जैसे कहते हैं कि थोड़ा जायज़ कर ले, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स बीच में आ रही, निगोशिएट कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट आप। तो जब आप ये कंपनसेटर के अंदर ही जब आप एरर फॉरवर्ड टू द प्लांट रिकॉर्ड प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम्स, जब आप सिंपली एक एरर को फीड करें एक प्लांट के अंदर, तो उसको आप प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम्स का नाम दे रहे थे, उसका कांस्टेंट आप केपी ले रहे थे एरर का। और अगर आप एरर के साथ इंटीग्रेशन यूज करें, सिस्टम दैट फीड द इंटीग्रल ऑफ द एरर टू द प्लांट आर कॉल्ड इंटीग्रल कंट्रोल सिस्टम्स। और अगर मैं पी और आई को मिला दूं तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, पी आई कंट्रोलर बन जाएगा। यानी कि आप एरर का प्रोपोर्शनल, एरर को अगर डायरेक्ट प्लांट में दे रहे हैं तो दैट इज प्रोपोर्शनल, और अगर जो एरर है उसकी इंटीग्रेशन भी साथ में कर रहे हैं, 1/s भी कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रल हो गया। तो अगर प्रोपोर्शनल को और इंटीग्रल को आप मिला दें पी और आई को, तो वर्ड बन जाता है पी आई। और अगर आप बीच में डेरिवेटिव को भी इन द फ्यूचर जब ऐड करेंगे तो वो वर्ड बन जाता है पी आई डी। तो इससे ही सारे मिलके बनने। तो अगर मैं पी आई कंट्रोलर के अंदर मेरे पास एरर है, उसका प्रोपोर्शनल भी ले रहा हूँ और अगर इंटीग्रल भी ले रहा हूँ, तो वो पी आई कंट्रोलर बन जाएगा। और मेरा पर्पज़ अभी ये है कि मेरे पास स्टेडी स्टेट जो एरर हैं वो बिल्कुल रिमूव हो जाएं, वो मिनिमाइज हो जाएं। ओके, अब साथ में एक लैग जो कंपनसेटर का वर्ड है वो बीच में क्या कह रहा है। अच्छा, जो सेकंड टेक्निक थी, ये तो फर्स्ट टेक्निक होगा ना कि पी आई कंट्रोलर है, प्योर इंटीग्रल था, पोल एट ओरिजिन पे पड़ा हुआ था। सेकंड जो टेक्निक है जिसमें उसने कहा था कि पोल ओरिजिन पे नहीं होंगे, ओरिजिन के करीब करीब होंगे। तो जो सेकंड टेक्निक है यूजेस व्हाट वी कॉल है, इसको हम कह रहे हैं लैग कंपनसेटर। ये बेसिकली जो लैग कंपनसेटर का इसका जो नेम है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की वजह से आया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वो यूज़ द नेम पी आई कंट्रोलर
इंटरचेंजेबली विद द आइडियल अगर इंटीग्रल कंपनसेटर है, यानी कि अगर पोल एट ओरिजिन पड़ा हुआ है तो उसको आप पीआई कंट्रोलर का नाम दे रहे हैं, और यही अगर टेक्निक है और पोल जो है वो ओरिजिन के अगर करीब पड़ा हुआ है तो उसको आपने लैग कंपनसेटर का नाम दिया। अगर पोल ओरिजिन के करीब है तो उसको आपने लैग कंपनसेटर का नाम दिया, और अगर जो पोल प्योर ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ तो उसको आपने पीआई कंट्रोलर का नाम दिया। चीज़ें दोनों ही एक हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि पोल आया कि एग्जैक्ट ओरिजिन के ऊपर है या ओरिजिन के थोड़ा सा करीब है। तो अब आपको अक्सर वर्ड समझ आ गई कि अक्सर आप लैग कंपनसेटर जो यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर कोई ना कोई पोल या कोई ना कोई ज़ीरो पड़ा होता है। मिसाल के तौर पे ये जो कंपनसेटर उसने यूज़ किया है, इसके अंदर नीचे भी अगर मैं एस प्लस ए कर दूं या इसको ओरिजिन के करीब तर कर दूं, या बल्कि कोई और एग्जांपल में देख लेता हूँ। ये अगर मिसाल के तौर पे आप देखें कि s प्लस जी है और नीचे s प्लस पी है, पोल और ज़ीरोज़ आपने लिए हुए हैं। ये पोल और ज़ीरोज़ पहली बात तो ये है कि एक दूसरे के करीब करीब होंगे, और फिर ये जो पोल होगा वो एग्जैक्ट ओरिजिन पे नहीं है, ये ओरिजिन के करीब कहीं पड़ा हुआ। तो इस चीज़ को आप फिर लैग कंपनसेटर का नाम दे रहे होते हैं। है बीच में रोल इंटीग्रेशन का, जस्ट के इंटीग्रेशन है बीच में और इंटीग्रेशन एरर्स को ज़ीरो करिए। अब वापस एक आध किसी एग्जांपल को ज़रा टच करते हैं थोड़ा। जी मैं सबको म्यूट करता हूँ और सबके माइक पता नहीं जिन आके ऑन कर जाता है। अच्छा, अब आपके सामने एक पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, ये एक फिगर है। ये कोई एक प्लांट है, उसके अंदर S+1 S+2 S+10, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हम इसको कह रहे हैं। ओवरऑल तो फीडबैक को सॉल्व करेंगे तब आपके पास आएगा। ये कोई सर्टन गेन है के, अगर कोई इसका रूट लोकस के बनाने का तो मैं चैप्टर नंबर 8 के कॉन्सेप्ट यूज़ करूंगा और मैं इसका रूट लोकस बनाऊंगा। फिर उसके बाद देखें कि कंपनसेटर बीच में लगाया हुआ है के इंटू, ये के वही गेन है, और S+0.1, ये ज़ीरो बीच में क्यों ऐड की गई है प्लस -0.1 के ऊपर? क्योंकि ये उसका इफेक्ट कम करने सर के लिए थे पोल। जी तो पोल के इफेक्ट को हम्म कम करने के लिए जो भी हम्म अच्छा ड्रॉबैक। जस्ट, हाँ ठीक, एक मिनट जस्ट अ सेकंड आप इसको देखें, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर आपने
पोल ऐड किया एट ओरिजिन कंपनसेशन के लिए, और फिर इस पोल की वजह से जो रूट लोकस के ऊपर इफेक्ट आएगा, साथ में आपने एक जीरो भी ऐड की हुई है, जो कि अभी फिलहाल आपको यहाँ पे नजर आ रही। स्क्रीन पे सर एक मैसेज आ रहा है। इसमें उसने कहा भी हुआ है कि ऑपरेटिंग विद डैम्पिंग रेशियो जो है इसमें 0.174 है, वो आपको पता है। आप एक लाइन लगाएंगे, रेडियल लाइन, उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे। और अगर एंगल भी उसमें लगाना हो तो जीटा को जो है वो कॉज थीटा के सेंस में सॉल्व करके हम थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ जीटा, ये जो डैम्पिंग रेशियो अगर एंगल भी हमने देखना हो तो। सो हम क्या करें, शो दैट द एडिशन ऑफ एन आइडियल इंटीग्रल कंपनसेटर, आइडियल इंटीग्रल कंपनसेटर आपने यूज़ किया, आपका जो पोल है वो जीरो पे पड़ा हुआ था कंपनसेशन के अंदर। ये अगर आप देखें तो आपका पोल एट 0 पॉइंट है, पोल एट ओरिजिन है। रिड्यूसेस द स्टेडी स्टेट एरर टू जीरो। ये हमें पता है कि जब यूनिट स्टेप इनपुट होगी और अगर कोई पोल आप एट ओरिजिन लेते हैं, प्योर पोल एट ओरिजिन, तो अभी मैंने 7वें चैप्टर के अंदर आपको दिखाया कि एरर ने जीरो हो जाना। फॉर ये देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, फॉर स्टेप इनपुट। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है क्योंकि स्टेप इनपुट की बात हो रही। स्टेप इनपुट के सेंस में अगर एक पोल एट ओरिजिन है तो आपके पास एरर जीरो हो जाएगा। दूसरे की सेंस में, जिसको 7 चैप्टर का बेहतर कॉन्सेप्ट है वो सॉल्व करे, उसको पता है एरर जीरो नहीं आएगा। विदाउट अप्रिशिएबली इफेक्टिंग द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को उसने इफेक्ट इस सेंस में नहीं किया क्योंकि आपने एक जीरो भी बीच में की हुई है, बीच में ऐड, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करे होंगे। So the compensating network is chosen with the pole at the origin to increase the system type. ये आपको पता है सिस्टम की टाइप्स थी, टाइप 0, टाइप 1, जितने पोल्स एट ओरिजिन ऐड होते जाएंगे उस तरह टाइप उसकी इंक्रीज होती जाएगी। एंड 0 एट -0.1, वो आपको पता है कि आपने एक 0 ऐड किया -0.1 के ऊपर टू द कंपनसेटर पोल सो दैट द एंगुलर कंट्रीब्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो दैट द एंगल, ये भी सिर्फ मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूँ। अगर डिपेंड करता है कि आप पढ़ किस तरह, अगर देखा सामने कि क्या क्वेश्चन है, रटा धड़ा धड़ शुरू हो गया, आउटपुट कुछ और होगी। ये मैंने सोल्यूशन नहीं उसका पढ़ रहा, मैं जस्ट उसके क्वेश्चन को पढ़ के देख रहा हूँ कि उसने क्या चीज़ें कही हुई। वो ये कह रहा है कि मैंने जीरो एक इसलिए ऐड की है, द एंगुलर कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनसेटर वैल्यूएटेड एट द ओरिजिनल डोमिनेंट सेकंड ऑर्डर पोल इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो। क्योंकि अगर आप पोल ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने अगर पोल को ऐड किया है तो जो सम ऑफ जो एंगल्स है, जिसको आपने जीरोस माइनस पोल्स के जब एंगल्स को लेना है और आपने देखना है कि वो ऑड मल्टीपल ऑफ 180 होता है या नहीं होता, वो आपकी कंट्रीब्यूशन खराब हो जाएगी। तो आप एक साथ में एक जीरो भी एक ऐसी ऐड करें कि अगर पोल जो इफेक्ट लेके आएगा जीरो उसको कैंसिल आउट करे, क्योंकि जीरोज और पोल्स के एंगल आपस में माइनस होते हैं। जो पोल ने इश्यूज क्रिएट करने हैं, जीरोज उसको निगलेक्ट कर देगी। और मैग्नीट्यूड के अंदर भी पोल्स और जीरोज की लेंथ आपस में डिवाइड होती है, तो जो पोल की लेंथ है वही अप्रॉक्सीमेटली जीरो की लेंथ बन रही होगी, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो ये चीज़ है कि जो एंगुलर कंट्रीब्यूशन है, जो दोनों की वजह से जो इशू बीच में आए उसको वो जीरो कर देगा। तो इसमें अब डैम्पिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली अगर उसको देखा जाए, आपके पास ये डैम्पिंग रेशियो है 0.174 वाली आपने लाइन लगाई हुई है। ये आपके पास पोल्स हैं दो, -1 पे -2 पे ओपन लूप पोल्स हैं ये, और एक जो है वो आपके पास -10 पे पड़ा हुआ। अब इसके अंदर अगर आप देखें कि ये जो आपके पास लाइन आ रही है, इस लाइन का एक पहली बात तो ये ख़ास एंगल है जीटा 0.174 डैम्पिंग रेशियो। तो अगर इसको कॉज इनवर्स ऑफ जीटा करें तो वो भी आपको थीटा बता देगी कि क्या एंगल आ रहा है। वो 180 से आप माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा। अब इसको मैंने कैलकुलेट भी किया, इसका जो एंगल है वो 80 के करीब आ रहा था। जब आप कॉज इनवर्स 0.174 करेंगे तो वो 80 के करीब करीब एंगल आ रहा था।
अब वो उसको 80 से हमने माइनस करके 180 से माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि जितने भी इसके ऊपर पॉइंट्स आएंगे उन सब का एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो कोई भी एंगल अगर उसमें से देखना हो तो वो 180 से डेफिनेट सी बात है माइनस हो जाएगा। 100 एंगल बीच में आ रहा है। और ये जो अब आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, अब जब आप पहले रूट लोकस को आपने ड्रॉ करना है, जैसे चैप्टर नंबर 8 में प्रॉपर ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन है जीटा की, ये बाद में हमने बीच में लगानी है। रूट लोकस आपने ड्रॉ किया चैप्टर नंबर 8 के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। अब हमने जब रेडियल लाइन लगाई है तो हमने ये देखा है कि ये लाइन कहाँ पर टच करी है रूट लोकस को। ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर टच करी थी। रूट लोकस को जो ये लाइन टच करी वो इस पॉइंट के ऊपर टच करी। अब हमने वो देखा कि वो पॉइंट कौन सा है। वो पॉइंट हमने देखा कि जिस पॉइंट के ऊपर वो रूट लोकस के साथ टच करी। अब अगर आपको गेन कैलकुलेट करना है, ये जो गेन 164.6 आ रहा है, तो आप ये देखें कि जिस पॉइंट के ऊपर जीटा वाली लाइन और आपका रूट लोकस आपस में टच कर रहा है उसके ऊपर मैग्नीट्यूड क्या आ रही है। तो वो मैग्नीट्यूड का आपको किस तरह से अंदाजा होगा। पहले आप ये देख लें कि आपके पास एक -1 पे पोल था, एक -2 पे और एक -10 के ऊपर। तो आप जो है वो लेंथ फाइंड आउट करेंगे। और वो लेंथ कैसे आपने फाइंड आउट करनी है, जैसे आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर देखा था कि जो पोल्स या जीरोस की लेंथ है फ्रॉम दैट पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की ये जो लेंथ है इस पोल्स के साथ, और इस पॉइंट का इस पॉइंट से जो फासला है, और इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ जो फासला है, ये आपके पास लेंथ्स, ये लेंथ्स हैं। इस पॉइंट के ऊपर रहते हुए जो रेडियल लाइन और आपस में टच कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर आपने मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो इन अ वेरी रफ वे जो मैंने कैलकुलेशन की थी, यानी कि ये 164.6 कुछ लिखा हुआ, तो 163 के करीब करीब इसका आंसर आ रहा था। तो आप क्या करेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, लेंथ सब कैसे फाइंड आउट होती है कि ये वाला जो पॉइंट है इसको आप इस पॉइंट के साथ इसका डिफरेंस देख लें, जो कि आपके पास जब आप -0.694 और माइनस ये 1 वाला पॉइंट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.306 प्लस 3.926 जे। फिर इसी तरह इस पॉइंट का इस पॉइंट से फासला देख लें, -2 वाले का इस पॉइंट का इस पॉइंट से फासला देख लें। तो अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलती है, मैग्नीट्यूड में ये होता है कि आप जो पोल्स की मैग्नीट्यूड है उसको डिवाइड कर देते हैं जीरोस की मैग्नीट्यूड से। तो एक पोल की मैग्नीट्यूड आएगी 3.93, दूसरे की 4.13, तीसरे की आपके पास 10। ठीक है, जिसको इस बात का नहीं आइडिया, उसका मतलब है कि जो एग्जाम्पल 8.1 है जो बिल्कुल रूट लोकस की पहली एग्जाम्पल है वही कमज़ोर है। तो आपने जो लेंस फाइंड आउट करेंगे वो कार्टेशियन प्लेन में होती है, यानी कि x + yj की फॉर्म में, उसको r थीटा में ले लें। तो पोल्स की जो मैग्नीट्यूड है उसको आप डिवाइड करे होंगे जो आपके पास जीरोस की मैग्नीट्यूड है। तो जीरोस की इसमें बनती नहीं है, तीनों पोल्स की मैग्नीट्यूड है, उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 164.6 यानी कि 164 के करीब करीब आपके पास आंसर आ रहा होगा। अब अगर मुझे इसके ऊपर स्टेडी स्टेट एरर वगैरह फाइंड आउट करने हो, तो ये मेरे पास जो ओपन लूप मेरा ट्रांसफर फंक्शन था, जस्ट अ सेकंड मुझे भी देख लेने कि उसने इनको सॉल्व कहाँ पे किया हुआ, क्योंकि मैं बुक से रीडिंग करता हूँ और शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, ये जो गेन आपने निकाला है 164.6, ये आपके पास ये वाला गेन है। ठीक है, इस गेन को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका g(s) ओवरऑल बन जाएगा k, यानी कि इस पूरे प्लांट का आंसर आ जाएगा 164.6 ओवर s + 1 s + 2 s + 10।
अब इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, एस अप्रोचेस टू जीरो वाली, GOFS वाली 7 चैप्टर के जब कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो जो आपके पास KP होता है, जो स्टैटिक कांस्टेंट होता है, या सिंपल अगर KP वाला फॉर्मूला नहीं भी यूज़ करना, तो जो आपके पास एरर ऑफ इन्फिनिटी है, उसको जब आप फाइंड आउट करेंगे K को मल्टीप्लाई करके इसको चैप्टर नंबर 7 के अकॉर्डिंगली, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.108। 0.108 से मुझे आइडिया हो रहा है कि तकरीबन 10% इसमें जो है वो एरर है। और अगर आप KP के थ्रू सॉल्व करें तो KP की वैल्यू आपके पास आ रही है 8.23, यानी कि अगर आर्टिकल 7.3 को यूज़ करना है तो वो वाया KP जाता है, और अगर सिंपल आर्टिकल 7.1 और 7.2 को यूज़ करना है तो वो KPs वगैरह को इन्वॉल्व नहीं करता, क्योंकि ये एडिशनल चीज़ें नाम है जस्ट आपने रखे हुए। तो एरर आपके पास 0.10 आ रहा है, और जैसे ही आपने कंपनसेटर बीच में ऐड किया, 0.1 के ऊपर 0 है, -0.1 के ऊपर, और पोल है ओरिजिन के ऊपर, इसकी वजह से क्या आपके पास इफेक्ट आएगा, अभी हम देखेंगे कि हमारे पास एक तो एरर्स भी कम हो जाएंगे, अच्छा जब आपने पोल बीच में ऐड किया है, कोई एक पोल लेके हैं, 0 लेके हैं, ये देखें दोनों करीब करीब पड़े हैं, पोल भी और 0 भी। अब पोल और जीरोज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर कैंसिल आउट नहीं कर सकते। इसी वजह से अगर आप देखें तो वो जो पहले पॉइंट था उसके करीब करीब एक पॉइंट है और उसके करीब करीब एक गेन है, एग्जैक्ट वो वाला पॉइंट आपके पास नहीं है। ये जितना पोल और जीरोज एक दूसरे को एग्जैक्ट कैंसिल आउट करेंगे। जी जी सर ये जो अभी आपने बताया था पोल और पॉइंट का, सर ये हमने बहुत रैंडमली लिया है, फिर हमें क्वेश्चन में गिवन था? कौन सा पोल जो सर ये हमने जो रैंडमली आपने लिया? वर्टिकल एक्सिस पे वैल्यू ली थी 3.6 समथिंग, 3.6 समथिंग हमने वो रैंडमली नहीं जिससे ली। आपने आप लेंथ कैलकुलेट की थी, पता नहीं सर। बताता हूँ। सर ये वाला पॉइंट जो है पॉइंट रैंडमली वर्टिकल बच्चे एक्सिस। नहीं लिया, पॉइंट आपके पास जो जीटा की लाइन और जो रूट लोकस आपस में जहाँ पर क्रॉस एक दूसरे को करें, ये वो वाला पॉइंट है। आप ओके रेडियल और लाइन जीटा जीटा हमें की, क्वेश्चन में गिवन था। जीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, रूट लोकस आपने 8वें चैप्टर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ड्रॉ किया। यस ठीक है, सर। तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में मीट करें, ठीक है, रूट लोकस को रेडियल लाइन जहाँ पर टच करिए उसके अकॉर्डिंगली आपने वो वाला पॉइंट लिया, और उस पॉइंट पे रहते हुए फिर के जो बीच में मिसिंग चीज़ थी वो भी मैंने आपको सिखाया कि गेन कैसे आपने कैलकुलेट करना है। यस सर। क्योंकि इस के का रोल था ना, अभी आपने स्टेडी स्टेट एरर निकाले हैं तो उसके अंदर के का रोल बीच में आया। यस सर। अच्छा, सो जैसे ही पोल और जीरोस आपने देखा कि पोल की वजह से अगर कोई इफेक्ट आता है तो आपने साथ में एक जीरो भी ली हुई है। अच्छा, आज डिस्टरबेंस बड़ी क्लास यस क्रिएट कर सर। रही है, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों कर रही। सर अगर जीटा ना क्वेश्चन में गिवन हो क्यों ना तो गिवन हम, हो, तो रेडियल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट कैसे निकालेंगे? मतलब गिवन होगा हमेशा। क्योंकि जिसने क्वेश्चन चेक करना होता है उसने सोल्यूशन भी तो किसी हिसाब से बनाना है ना, हवाई सोल्यूशन तो नहीं हो, क्योंकि लेट्स से अगर मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ तो मैं उसको चेक कैसे करूँगा? अच्छा, तो जब अभी हम देखते हैं कि इसका ना इफेक्ट क्या होता है अब कंपनसेशन के ऊपर, या रिजल्ट्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो इसके रिजल्ट्स आए ना हमारे पास। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए ना तो जो फिगर आपके पास आई है इसमें अभी ज़रा डिस्कस करते हैं। उसने सिमुलेशन की है विदाउट कंपनसेशन और विद कंपनसेशन, तो द सिमुलेशन शोज दैट इट टेक्स 18 सेकेंड फॉर द कंपनसेटेड सिस्टम टू रीच विद इन द +-2% ऑफ द फाइनल वैल्यू ऑफ यूनिटी। अब अगर आप अब स्टेप इनपुट ले रहे हैं तो आपकी ये कोशिश होती है कि आपकी फाइनल वैल्यू 1 हो, क्योंकि अगर वाकई वो 1 आ जाती है तो आपके स्टेडी स्टेट जो एरर हैं वो 0 हो जाएंगे, कोई स्टेडी स्टेट एरर नहीं होगा। तो
+-2% ये आपको पता है, ये सेटलिंग टाइम की डेफिनेशन है कि विद इन +-2% ऑफ द फाइनल वैल्यू के अंदर अंदर जब आपका ग्राफ आ रहा है तो इसका मतलब वो सेटल हो चुका है, जिसको आप TS कह रहे हैं। तो कंपनसेशन जब उसने किया है तो उसको 18 सेकंड लगे कि आपके पास फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए, और while the uncompensated system takes about 6 seconds to settle within the +-2, जो uncompensated system था उसको 6 सेकंड लग रहे हैं फाइनल वैल्यू पे पहुंचने के लिए, और जो कंपनसेटेड सिस्टम है उसको 18 सेकंड लग रहे हैं, 18 सेकंड। यानी कि अगर ट्रांजिएंट रिस्पांस देखा जाए तो कंपनसेटेड का ट्रांजिएंट रिस्पांस खराब आया, और अगर आप अनकम्पनसेटेड को देखें तो उसका ट्रांजिएंट रिस्पांस बेहतर था, वो कम वक्त में सेटल हो रहा है, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो कंपनसेशन का हमें क्या बेनिफिट हुआ है? कंपनसेशन का जो हमें बेनिफिट हुआ वो ये हुआ है कि विदाउट कंपनसेशन, आपको मैंने एरर कैलकुलेट करके बताया था कि 0.892 आंसर आ रहा था ई ऑफ इन्फिनिटी का। तो 0.89 का मतलब है कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इसमें 10% एरर है, यानी कि तकरीबन वैल्यू 0.9 को मीट करी है, 1 को मीट नहीं करी। तो विदाउट कंपनसेशन 10% एरर थे, और विद कंपनसेशन एरर तो 0 हो गया, लेकिन उसका जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है वो ख़राब आया। तो अब आगे चल के हमारी ये कोशिश होगी कि इसका जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है उसको कैसे बेहतर किया जाए। अब एक ज़हन में ये भी क्वेश्चन आता है कि एक 6 सेकंड में सेटल हो रहा है और एक 18 सेकंड में सेटल हो रहा है, तो बाकी वक्त में रिस्पांस क्या कर रहा था, या बाकी वक्त में जो सिस्टम है वो क्या कर रहा था? तो उसका आंसर भी मेंशन है, द रिमेनिंग टाइम इज यूज्ड टू इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट एरर ओवर दैट ऑफ द अनकम्पनसेटेड सिस्टम। अनकम्पनसेटेड ने चूंकि एरर दिए हैं वो फुली उसको मीट नहीं कर रहा था, सेटल जल्दी हो गया, लेकिन जो आपके पास कंपनसेटेड सिस्टम था उसने थोड़े बहुत आपको जो है वो एरर्स तो उसने 0 कर दिया, लेकिन उसके ट्रांजिएंट रिस्पांस पे जो है ना वो इफेक्ट पड़ा है। अब उसकी कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। ये तो बेसिकली मैंने थोड़ा कंक्लूजन आपको पढ़ाया था ना, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा बोरिंग सा फील हो रहा था। अभी अगर अनकम्पनसेटेड का आप ग्राफ देखें तो अनकम्पनसेटेड की ये नीचे लाइन आ रही, ये जो है वो 0.9 के करीब करीब है वर्टिकल एक्सिस पे, अगर आप देखें फाइनल वैल्यू के। और आइडियल इंटीग्रल जो कंपनसेटेड है इसको अगर आप देखें तो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 के करीब है। ये आइडिया हो रहा है ग्राफ का या नहीं? यस सर, हो रहा है कि आपके पास ये अनकम्पनसेटेड वाली जो लाइन है वो ऑलमोस्ट को 0.9 के करीब आ रही, और ये जो आइडियल कंपनसेटेड वाली लाइन है वो 1 के करीब आ रही। जी सर। ठीक यस है, सर। सो ये बीच में बेहतरी आई है इन द फॉर्म ऑफ फाइनल वैल्यू को रीच करने में। और ये कैसे आई है, ये आपको मैंने अभी 7वें चैप्टर का जब बताया था, 2 न्यूमेरिकल का आंसर आपस में कंपेयर किया था कि एक में कुछ फाइनाइट एरर आ रहे थे जिसमें नहीं था इंटीग्रल, और एक जिसमें इंटीग्रल आया उसमें एरर्स जो हैं वो कम हो गए, बल्कि 0 के करीब ही पहुंच गए। तो अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि मैंने पोल और अब बच्चे आपको ये एक आइडिया हो गया कि अगर मैं पोल ऐड करता हूँ ना, सिर्फ पोल ऐड करता हूँ तो उससे चीज़ें ठीक नहीं आ रही थी, फिर साथ में मैंने 0 भी ऐड की। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये कंपनसेटर के अंदर जो आप ट्रांसफर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसमें पोल भी साथ साथ चल रहे हैं और जीरोज़ भी साथ साथ चल रही है। जीरोज़ न्यूमिनेटर में चल रही हैं और पोल जो है वो डिनोमिनेटर में चल रहा है। और इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख दूं कि ये मेरे पास एक प्रोपोर्शनल है, कोई कांस्टेंट है, और ये कोई इंटीग्रल है, तो वो मेरे पास वही पी आई बन जाता है। और इसके साथ अगर मैं फर्दर ये देखें, ये पी आई की इक्वेशन, अगर इसके साथ मैं डेरिवेटिव भी लगा दूं तो ये मेरे पास फर्दर जो है वो डिफरेंशिएटर भी साथ में आ जाएगा। तो अब ये जो आइडियल था आपके पास चीज़, इसके अंदर आप एग्जैक्ट पोल एट ओरिजिन यूज़ कर रहे थे। अगर मैं लैग कंपनसेशन यूज़ करूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं पोल्स जो हैं वो एग्जैक्ट ओरिजिन के ऊपर यूज़ नहीं करता, मैं पोल ओरिजिन के करीब करीब यूज़ कर लेता हूँ। ये देखें कि इसमें जो पोल है वो एग्जैक्ट 0 ओरिजिन के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, पोल जो है वो ओरिजिन के करीब करीब पड़ा हुआ। तो उससे होगा क्या कि उससे एरर एग्जैक्टली 0 नहीं होंगे, उससे एग्जैक्ट एरर आपके पास 0 नहीं होगा, लेकिन ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के सेंस में बेनिफिट देगा। अब ये एक चीज़ है, एक सिंपल बिल्कुल सिस्टम है, और उसके साथ आपने क्या किया कि पोल ओरिजिन पे नहीं है,
पोल ओरिजिन के करीब तर है तो उसी टॉपिक का नाम लैग कंपनसेटर, और अगर ये पोल बिल्कुल ओरिजिन पे हो तो उसी चीज़ का नाम पीआई है ये भी पीआई बेसिकली। अगर पोल ओरिजिन के करीब तर है तो उसी चीज़ को आप लैग के तौर पे कह रहे हैं। अब बेसिकली एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे कोई थोड़ा कोई बेनिफिट भी हो, क्योंकि थ्योरी से ऐसे महसूस होता है जैसे चीज़ें आपस में ओवरलैप करें। आपके पास ये एक प्रॉब्लम है कि compensate the system of figure 9.4a whose root locus is shown in the figure 9.5 to improve the steady state error by a factor of 10। जो पीछे आपने आंसर क्वेश्चन देखा था उसके अंदर जो वैल्यूज आ रही थी उसको आपने इम्प्रूव करना है, जो प्रीवियस आपको स्टेडी स्टेट एरर बताया था जिसकी फाइनल वैल्यू का आंसर आपके पास 0.9 के करीब आ रहा था, आपने उसको बाय फैक्टर ऑफ 10 इम्प्रूव करना है विद डैम्पिंग रेशियो 0.174। तो ये वैसे भी एक चैलेंजिंग सी चीज़ लग रही है कि लेट से कोई भी चीज़ है, आप कोई क्वेश्चन या कोई प्रोजेक्ट करते हैं उसका कोई ना कोई एरर आ रहा होगा, कोई भी एरर आ रहा है, तो अब आपको भी एरर अगर बेहतर करना है और बता दिया जाता है कितना इम्प्रूव करना है तो ये उस सेंस में है कि आपने क्या करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो प्रीवियस आपके पास आंसर आया था द अनकम्पनसेटेड सिस्टम एरर फ्रॉम एग्जाम्पल 9.1, उसके अंदर आ रहा था 0.10। जो स्टेडी स्टेट एरर थे वो 0.10 आ रहे थे, यानी कि अगर परसेंटेज के सेंस में देखूं तो तकरीबन 10% है, क्योंकि इसको 1 होना चाहिए था, ये 0.1 है। और अगर 0.2 आता तो इसके अंदर 20% एरर थे। इस तरह एरर इंक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे मैं वैल्यूज, और अगर ये आंसर इसका 0 ही आ जाता तो फिर इसमें कोई भी एरर नहीं था। और उसके अंदर आपने देखा कि केपी कितना आ रहा था 8.3। ये केपी का आंसर आपके पास उसमें 8.3 आ रहा था। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, केपी का आंसर 8.3 तब आएगा जब आप गेन को 164 उसमें रख रहे होंगे, गेन को और जीओएफएस को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आपने निकालना है। तो अब आपने जब देखा कि आपको जो इम्प्रूवमेंट्स आप कर रहे थे, प्रीवियस आपके पास एरर था 0.108, उसको आपने कहा 1/10 उसको इम्प्रूव करना है, 1/10 उसको इम्प्रूव करना है। तो अब जो एरर आपके पास आएगा 1/10 उसको इम्प्रूव करके, यानी कि उसको 10 गुना जब आपने इम्प्रूव किया तो वो 0.10108 आ रहा है। ये तकरीबन 1% के करीब करीब ये एरर है, ये 1% के करीब है। और प्रीवियस एग्जाम्पल में जो एरर था वो तकरीबन 10% के करीब है। ये जो मैं 1 या 10 ये बातें कर रहा हूँ ये मैं पॉइंट्स को परसेंटेज की फॉर्म में रीड आउट करके बता रहा हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं समझ लग रही तो वो ठीक है, बस ये नंबरिंग कोई देखे कि ये 0.108 है या 0.0108 है, दैट्स फाइन। क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 है, उसको 1 होना चाहिए था। 1 से जितना फ़र्क है उस सेंस को मैं परसेंटेज, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 100 मार्क्स लेने थे उसने 10 लिए हैं तो उसका मतलब है कि 90% उसने लूज़ किया। ये मैं फाइनल वैल्यू की सेंस में साथ में कंपैरिजन करके कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ जो कि यहाँ पे डेफिनेट सी बात है मेंशन नहीं है। तो आपको प्रीवियस जो एरर आया था वो 0.108 था, इसने कहा कि 1/10 इसको इम्प्रूव करना, ये लिखा हुआ है टू इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट एरर बाय फैक्टर ऑफ 10 इफ द सिस्टम इज ऑपरेटिंग विद द डैम्पिंग रेशियो ऑफ दिस 0.174। सो आपके पास अब जो एरर आएंगे इम्प्रूव्ड वर्जन में इतने आएंगे, तो ये इतने एरर इम्प्रूव होके हमने करना क्या होगा कि ये ऐसे होगा। ये तो अभी कोई बात ना हुई कि आपने एक पुराना एरर लिया और आका कहा है कि 1/10 ये इम्प्रूव कर देगा, तो अब आगे आप जस्ट उसको अभी यानी कि कोई काम की बात नहीं हुई। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो यू ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/1 प्लस KP, यानी कि हमारे पास एरर ये इम्प्रूव्ड वर्जन में आना चाहिए। कहाँ से पता चला? ऊपर से पता चला। और ये कैसे पता चला? पुराना एरर डिवाइडेड बाय 10। वो क्यों किया? क्योंकि उसने कहा हुआ कि 10 के फैक्टर से इम्प्रूव करें। तो पहले हमारा ये रूटीन होती थी कि हम ई ऑफ इन्फिनिटी फाइंड आउट करते थे विद द हेल्प ऑफ KP। ई ऑफ इन्फिनिटी हम फाइंड आउट करते थे विद द हेल्प ऑफ KP या GOFS। अब उल्टा हम काम करें, अब हमें एरर पता है, हम उसकी मदद से KP फाइंड आउट करें। सो KP फिर क्या बनेगा? KP 1 माइनस एरर डिवाइडेड बाय एरर। तो ये आपने देखा कि KP की वैल्यू 91 होनी चाहिए। पुराने एरर में KP की जो वैल्यू थी वो 8.23 थी। अब अगर हम उसकी वैल्यू 91 कर देते हैं तो तब एरर आपके पास इतना बनेगा जो आप इम्प्रूव्ड वर्जन कह रहे हैं। अब हमने इस KP से ये अंदाज़ा लगाना है कि हमारे पास 0 की वैल्यू क्या होगी और पोल की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मेन चीज़ वो है।
क्योंकि अगर मैंने आपको डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन दी, ज़ीरो आपने कहाँ पे रखनी है, पोल कहाँ पे रखना है, वो मेन चीज़ है। तो उसके अंदर क्या आपके पास कि ज़ीरो और पोल, उसको आप डिवाइड करें, आप एक रेशो फाइंड आउट करें कि ज़ीरो और पोल की क्या रेशो। ये जो सी वर्ड है ये कंपनसेटेड की वजह से, और ये जो के पी एन और के पी ज़ीरो है, इसका मतलब आपके पास एन न्यू की वजह से है और ओ जो है वो ओल्ड की वजह से। तो केपी की जो नई वैल्यू आई है वो 91 आई है और केपी की जो ओल्ड वैल्यू आई है वो 8.23 आई है। अब जब इनकी आपने रेशो फाइंड आउट की तो वो रेशो आ रही 11.3। अब ये रेशो हमें क्या बता रही, ये रेशो हमें ये बता रही कि जो आपने कंपनसेटेड ज़ीरो और कंपनसेटेड पोल रखना है ना, उनकी रेशो 11.13 होनी चाहिए। यानी कि जो भी ज़ीरो की वैल्यू रख रहे हैं, जो भी पोल की वैल्यू रख रहे हैं, उनका आंसर अगर आप डिवाइड करें तो 11.13 आना चाहिए। अब आर्बिट्रेरी जो है वो आप सिलेक्ट करें कंपनसेटेड पोल, खुद से आपने सिलेक्ट कर लिया 0.01। ये ज़ीरो के डेफिनेट सी बात, आपने कहा कि मैं ओरिजिन के इस पॉइंट को, मैं ओरिजिन के करीब आपने एक पॉइंट ले लिया 0.01, तो ये तो आपने ले लिया 0.01। फिर आपने ये पढ़ा था कि अगर मैं पोल ऐड कर लेता हूँ तो उससे इश्यूज़ आएंगे, रूट लोकस पे इश्यूज़ आएंगे, डिज़ाइनिंग पे इश्यूज़ आएंगे, एंगल 180 का मल्टीपल नहीं होगा, मैग्नीट्यूड इधर उधर हो सकती है। तो फिर आपने कहा कि यार साथ में ज़ीरो भी ऐड कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन आया कि अगर पोल आर्बिट्रेरी ले लिया तो ज़ीरो कहाँ पर होगी, तो यही रेशो आपको बता रही, Z/P की रेशो बता रही 11.13 बता रही है कि अगर पोल 0.01 ले लिया, अगर पोल आपका 0.01 है तो फिर Z आपका जो होगा वो 11.13 ऑफ द पोल की वैल्यू होगा। पोल की जो भी वैल्यू ली है उसको 11.13 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन ने बताया है कि पोल्स और जीरोस की रेशो 11 है। और ये 11 कैसे पता चला, ये ऊपर से एक पूरा एक पैटर्न आया है कि पहले इतने एरर्स से अब अगर इतनी बेहतरी लानी है तो ये करें। तो इसने हमें बताया कि भाई ज़ीरो ऐड करो 0.11 पे और पोल ऐड करो 0.01 पे। तो बच्चे फिर जो आप अब जो चीज़ मेन सामने आई है वो ये तस्वीर है, ये लुबे लुबाब है सारा कि ये जो अब आपने कंपनसेटर बनाया है उसका 0.11 पे और पोल 0.01 पे। तो ये बेसिकली डेस्टिनेशन की तरफ आप गए हैं कि यार हमने ज़ीरोज़ और पोल्स बीच में किस तरह रखनी है, कहाँ पे। ये बेसिकली कंपनसेटर ही था। कंपनसेटर ये है कि पोल और ज़ीरोज़ बना लो, एक पोल ओरिजिन के करीब रख लो इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल और एक ज़ीरो रख लो कि वो इंटीग्रल की चीज़ों को नलिफाई कर रहा हो। लेकिन वो वैल्यू किस तरह से आनी चाहिए, कितने % एरर हो तो क्या करना है, ये अभी हमने सीखा है। तो इस पर कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं और डिबेट इसी गिर्द गिर्द ही रखते हैं क्योंकि ये कोई बेहतर चीज़ थी, इख्तिताम अच्छा करते हैं। इस पे जो कोई क्वेश्चन है वो बताएं ज़रा। सर एक सर अगर सेम वैल्यू का हो जाए सर, पोल और जीरो मतलब बिल्कुल सेम आ जाए तो इसका सर क्या इफेक्ट होगा सिस्टम पे? पोल और ज़ीरो देखें, पोल और ज़ीरो सेम आने का मतलब यह रूट लोकस के सेंस में, अगर डिज़ाइनिंग के सेंस में हम देखें तो वो पोल और ज़ीरोज़ एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। पॉजिटिव उसका हो सकता है, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा कि पोल्स और ज़ीरोज़ एंगल के सेंस में सब्ट्रैक्ट हो जाएं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मैग्नीट्यूड की सेंस में डिवाइड हो जाएंगी, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि जैसे हम मैथमेटिक्स के सेंस में या नेगेटिव पॉइंट के सेंस में देखें तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन उसका बेनिफिट बीच में है। अभी ये सारा जो चीज़ हम डिस्कस करें ये बेनिफिट ही बीच में डिस्कस करें। वैसे तो ज़ाहिर, हाँ जी बताएं। तो सर हम सेम क्यों नहीं रख रहे? मतलब जब हमने अपने एरर को जीरो पे लेके जाना है तो सिंपल अगर दोनों सेम रख दें, एरर भी जीरो हो जाएगा और सर वो आपस में कैंसिल आउट होकर उसके इफेक्ट्स भी खत्म हो जाएंगे। वो भी आपकी बात ठीक है कि एग्जैक्ट इंटीग्रेशन उस पर रखें, लेकिन बीच में जो इशू है वो ट्रांजिएंट का बीच में इशू, क्योंकि अभी ट्रांजिएंट को ये एरर की जितनी हमने यानी कि आपस में हम दोनों ने जो अभी रिसेंट डिस्कशन की है इसमें हमने ट्रांजिएंट रिस्पांस को डिस्कस नहीं किया। सो हमने ये देखना है कि अभी क्योंकि मैंने आपको एक स्टेटमेंट पढ़ाई थी कि जो अनकम्पनसेटेड है वो शायद अब कमी बेशी माफ़ करना क्योंकि अब स्टेटमेंट सामने नहीं, अभी हमने देखा था कि जो अनकम्पनसेटेड था वो तकरीबन 6 सेकंड ले रहा था शायद, और जो दूसरा था वो 18 सेकंड ले रहा था। कंपनसेटेड 18 ले रहा था, कंपनसेटेड ने एरर 0 कर दिए थे, और अनकम्पनसेटेड जो था उसने टाइम तो कम लिया था लेकिन उसके अंदर एरर्स थे। तो ये हमने जस्ट एक चीज़ को नहीं देखना, हमने दूसरी चीज़ भी पैरेलल में देखनी, और इसी वजह से अभी साथ में ये जो ट्रांजिएंट रिस्पांस को बेहतर करना है, फास्ट करना है, उसके लिए साथ में हम डिफरेंशिएटर भी ऐड करेंगे। फिर वो जो ट्रांजिएंट वाली शायद इश्यूज होंगे वो हमारे वो सॉल्व कर रहा होगा।
ठीक है। तो अभी ये जस्ट सिंपल PI है ना, अभी इसके साथ D नहीं लगा, ठीक है। तो हमारा काम ये सिर्फ हमारा एरर काम नहीं है, क्योंकि हमने जो वेरी शॉर्ट डिस्कशन की आपस में हम दोनों ने, इसमें हमने एरर एक दूसरे को बता रहे थे। मैं भी एरर के सेंस में बता रहा हूँ, आप भी एरर के सेंस में बता रहे हैं। ट्रांजिएंट जो रिस्पॉन्स है उसको हम जो है वो नहीं उस तरह से डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह से करना चाहिए। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स अभी हमने, फिर आपने शायद जवाब दिया था कि जैसे जैसे हम इसको अवे लेके जाएंगे, क्या उसको कहते हैं, ओरिजिन से, उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फास्ट होगा, और जैसे जैसे ओरिजिन के करीब रखेंगे उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है वो इफेक्ट करेगा। तो जैसे बिल्कुल ओरिजिन पे रख देते हैं तो इसका मतलब है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के इफेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। समझ रहे ना बात को, इसीलिए बहुत फ़र्क पड़ा था, क्योंकि वो उतना वक्त लगाएगा उसको ज़ीरो करने के लिए, इजाफी वक्त ज़ीरो करने में सिर्फ होगा और रिस्पॉन्स उतना बैड मिलेगा। समझ रहे हैं बात को, सेटल होने में वक्त लगाएगा क्योंकि वो उसको एग्जैक्ट जीरो करना चाह रहा है, और जो उसको एग्जैक्ट जीरो नहीं कर रहा लेकिन जीरो के करीब करीब कर रहा है, वो फिर उतनी जल्दी सेटल हो जाएगा। ठीक है। तो ये यानी कि हमने अभी हाफ इंफॉर्मेशन पढ़ी है, कुछ अधूरी चीज़ें, जैसे जैसे अभी ये चैप्टर में आगे डिज़ाइनिंग के पढ़ेंगे उसमें फिर मज़ीद चीज़ें और सामने आएंगी, और जो जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म होंगे, क्योंकि अभी तो जस्ट आगाज़ है ना, 1-2 टॉपिक हैं, अभी इनके साथ टॉपिक्स ने मिलना है अभी। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि अभी जैसे कोई भी डायग्राम देखते हैं तो उसका मैं जैसे आपको स्टार्ट में खुद ही बता देता हूँ कि ये इसका अभी ये नुकसान भी है, इसका ये फ़ायदा भी। तो इवेंचुअली जब हमने चीज़ें देखनी है, हमारी ये कोशिश है, अभी जब घर में भी आप कंबाइन अगर स्टडी कीजिएगा, या अभी मैंने भी यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट की थी कि उसने कहा कि 2 हमारे पर्पस हैं बेसिकली, कि एरर को ज़ीरो करना है विदाउट इफेक्टिंग द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। शायद आपको भी याद हो, अभी पीछे एक स्टेटमेंट लिखी थी कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इफेक्ट किए बगैर ना। तो ये बीच में कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने कर रही हैं। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया था ना, उसका उसने एक टेबल ये बनाया हुआ है, इसको बाद में चाहे आप देख लीजिएगा। ये अनकम्पनसेटेड का है और ये कंपनसेटेड का है। उसमें के की वैल्यू 164 थी, कंपनसेटेड के अंदर 158 थी, केपी उसमें 8.23 था, हमने 87 के करीब निकाला। एरर जो थे उसके 0.10 के करीब थे हमारे एरर, उसने कहा कि इम्प्रूव करके बताओ, तो वो हमारे 1% के करीब है। उसका जहाँ पर जीटा और रूट लोकस टच कर रहा था, जिस वो ये पॉइंट है, कंपनसेटेड में इस पॉइंट पे टच करा है। उसके अंदर थर्ड पोल जो था वो 11 पॉइंट समथिंग पे पड़ा हुआ था, इसके अंदर 11.15 पे पड़ा। फोर्थ पोल जो था, जो कि हमने बेसिकली, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बीच में, फोर्थ पोल और जीरोस, अनकम्पनसेटेड सिस्टम में ना आपने ज़ीरो लिया ना पोल लिया, ये वो चौथी चीज़ें हैं जो कि आपने कंपनसेटेड के सेंस में यूज़ की, लेकिन हमने यूज़ की थी। ये देखें, इसका अगर ट्रांसफ़र फंक्शन भी देखें तो इसके अंदर हमने एक ज़ीरो ऐड की थी 0.11 के ऊपर, और एक पोल ऐड किया था 0.01 के ऊपर। अच्छा, इसमें कुछ इशू, एक मुझे मिस्टेक लग रही है इसमें, कि ये यहाँ पर जो आपने पोल ऐड किया है उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में फ़र्क है। हमने जो पोल ऐड किया है वो 0.01 यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन में नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पोल लिखा हुआ वो डिफरेंट है। जो हमने पोल ऐड किया था ऊपर, हम ब्लॉक डायग्राम में भी देख लेते हैं, ये हमने पोल ऐड किया 0.01, तो ट्रांसफ़र फंक्शन में ठीक लिखा हुआ और टेबल में इस पर इशू लग रहा है, और जो ज़ीरोज़ है वो हमारी फोर्थ ज़ीरो जो है वो 0.11 के ऊपर है। तो ये काम था। तो अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है उसमें नो डाउट के कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे आपस में असवंत के साथ, लेकिन जितना हमने किया है उसके अंदर जो भी ड्रॉबैक्स हैं वो डेफिनेट सी बात है वो आर्टिकल के ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन हमें जितना हमने डिस्कस किया है वो सारा करना आना चाहिए। ठीक है। इसमें जो जो इश्यूज़ हैं, जो जो रिजर्वेशंस हैं, वो आर्टिकल के ऊपर हैं, टॉपिक के ऊपर हैं, वो फर्दर टॉपिक्स में चीज़ें कवर अप होंगी, लेकिन जो किया है उतना आना चाहिए। ठीक है ना। वो तो ओपन डिबेट है PI के जो इश्यूज़ हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर कोई इशू वगैरह है तो उसको करें, लेकिन अगेन फिर वही चीज़ है कि 8वां जैसा भी आपका चैप्टर था, एटलीस्ट जो 9th का पढ़ा है इसको जाके आज आपने देखना है, रिवाइज करना है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।